लाइव है। जय हिंद मेरे नन्हे मुन्ने दिल के अच्छे सच्चे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त, जिंदाबाद हैं। और आप सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम अच्छी, शानदार और बेहतर वाली चली हुई है। बताओ भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी पढ़ाई? उम्मीद है सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है। बढ़िया बढ़िया तरीके से आप सभी रिवीजन करते हैं और एक ऊर्जा के साथ आप हर सोमवार की सुबह मिलते हैं। ऊर्जा होती है जो हम रेस्ट करते हैं संडे को, या बहुत सारे साथियों को लगता होगा रेस्ट के बजाय उल्टा बहुत सारा काम करना पड़ गया क्योंकि लाइब्रेरी ना जाने पर घर में बहुत सारे काम जो होते हैं घर वालों की मदद करनी पड़ती है। खैर, ये भी ज़रूरी है और हम तैयारी के साथ साथ अगर घर वालों की भी थोड़ी बहुत मदद करते रहें तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी अच्छी चीज़ है। वो भी इतना सारा लोड लेकर हमें अगर पढ़ा लिखा रहे हैं तो हम थोड़े बहुत उनके काम आ जाएं, मतलब ये तो मतलब मैं कहूँगा कि जो हमारे लिए कर रहे हैं उसका कुछ भी नहीं है। चलिए भैया, सभी एकदम बहुत बहुत अच्छे हैं। जय हिंद जय हिंद जय हिंद भैया, सभी को नमस्कार। हरिओम भाई, चरण स्पर्श, खुश रहो भाई, हरिओम। आर्यन भाई जय हिंद। चलो तो शुरू कर दिया जाए। सभी को नमस्कार। अजय सेन, अंशिका, प्रशांत, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार से मुद्दे पर चलने वाले हैं। और आज हम चलने वाले हैं, देखो हमने कई सारी क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, कई सारी राशियाँ पढ़ी हैं। जैसे अगर मैं लिखूं तो हमने टॉर्क पढ़ा, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, उसके अलावा हमने एंगुलर मोमेंटम यानी कि जड़त्व आघूर्ण पढ़ा, उसके अलावा हमने कोणीय वेग पढ़ा, वो तो पहले ही पढ़ रखा था इस चैप्टर में। उसके अलावा हमने कोणीय त्वरण पढ़ा। तो होता क्या है ना कि इन सब के बीच में कुछ कुछ रिलेशंस होते हैं, हर एक के बीच में छुटकू छुटकू से रिलेशंस होते हैं। और उनसे या तो एक छोटा सा एमसीक्यू सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा रिलेशन ठीक है, या उनसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो छोटा सा रिलेशन होगा, दो चीज़ दे देगा, तीसरी चीज़ पूछ लेगा। तो आप सभी को याद रखना है कि ये छोटे छोटे से रिलेशन क्या होते हैं। देखिए मैंने लिख दिए हैं, बस इनको डायरेक्टली ऐसे याद रखना। एक पहला रिलेशन आता है टाउ बराबर आई अल्फा। अब ये कहाँ से आए, कैसे आए, उस बात पे नहीं जाना, वो आप जानते ही हैं। हमें बस इन चीज़ों को याद रख लेना है कि टाउ जो है वो आई गुणा अल्फा के बराबर होता है। इनको एक पेपर पे लिखना, अपने घर के सामने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना, आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। टाउ बराबर आई अल्फा। उसके अलावा दूसरा रिलेशन होता है एल बराबर आई ओमेगा। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है, एल क्या है, आई क्या है, ओमेगा क्या है, तो मेरे हिसाब से हमें इन पर ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया टाउ बराबर डी जे बाई डी टी, या हमने इसको ऐसे भी पढ़ा था कि टाउ बराबर डी एल बाई डी टी। और एल क्या था, एंगुलर मोमेंटम। एल क्या था, कोणीय संवेग था, एंगुलर मोमेंटम था। और हमने सीखा था कि एंगुलर मोमेंटम का जो रेट चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है, यानी कि बल आघूर्ण के बराबर होता है। और फिर हमने कहा था कि अगर कोई घूमती हुई वस्तु पर एक टॉर्क नहीं लग रहा है, एक बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि नियत होगा। ये चीज़ भी हमने पढ़ ली थी। अब देखो एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो रोटेशनल मोशन में हैं, यानी घूर्णन गति में हैं, वो रैखिक गति से समानता रखती हैं और ऑलमोस्ट चीज़ें रखती हैं। कैसे? जैसे अगर रैखिक गति में मैं गतिज ऊर्जा निकालता हूँ, काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ लीनियर मोशन में, तो ये एम वी स्क्वायर आती है। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन में निकालता हूँ तो एम की जगह आई ले लेगा और वी की जगह क्या ले लेगा, ओमेगा ले लेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, घूर्णन की गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है घूर्णन गतिज ऊर्जा का। अब तुम इसे चाहे जैसे भी बदल लो, कैसे कैसे चेंज कर सकते हो, इसे तोड़ मरोड़ कैसे सकते हो। देखो, आप आई की वैल्यू रख दो। अगर आपको ज्योमेट्री ना बताए कि भाई बेलन है, गोला है, या कौन से अक्ष के परते लेना है, ये कुछ भी ना क्लियर करे, वो कहे सिर्फ कोई वस्तु है बस, उसके किसी भी अक्ष के परते है, तो आप क्या जनरल फॉर्मूला रखोगे। और जनरल फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एम के स्क्वायर है। जब मुझे वो ये बता देगा कि ये वस्तु है और इसके इस अक्ष के परते लेना है, तो मैं के की वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ और ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। चाहे 2/3 एम आर स्क्वायर आए, चाहे 2/5 एम आर स्क्वायर आए, चाहे एम आर स्क्वायर बाई 2 आए, वो बाद की बात है। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। एक फॉर्मूला ये भी तैयार हो गया। उसके अलावा अगर आप इसको और अभी थोड़ा सा तोड़ना चाहो तो ओमेगा की वैल्यू रख सकते हो। भाई वी बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मतलब
आप इस फॉर्मूले को तो कई सारे तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हो, बट ओरिजिनल फॉर्मूला जो है वो ये है, ठीक है। तो एक बार थम्स अप करिए, ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, इन दोनों में क्या संबंध होता है। चलिए बहुत बढ़िया, कल खेतों का काम करवाया था, वेरी गुड। कलवा भाई थैंक यू, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, सच्ची थैंक यू मेरे दोस्त। एक क्लास राशियों से रिलेटेड करा दीजिए। बताओ भाई कौन सी क्लास करानी है राशियों से रिलेटेड। स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, मैंने परसों से बैच लिया है, स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से करो, जहाँ से हमारा बैच चला हुआ है ना, आपको वहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। अगर कोई नया जुड़ रहा है तो वो बीच में से मत शुरू करो, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग करो। अब देखो एक बात समझना मेरी, आपको बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा इस बात को सुन के। देखो बच्चे, मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए एक वस्तु ऐसे सरफेस पर लुढ़क रही है, मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, और ये बॉल इस सरफेस पर लुढ़क रही है। अब लुढ़कने के बच्चे कितने तरीके होते हैं, लुढ़कने के दो तरीके होते हैं। देखो मान के चलिए, एक तो ये है तरीका कि मान लो ये मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, और ये यहीं की यहीं लुढ़क रही है, ऐसे 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 गोल गोल घूम रही है, यहीं की यहीं गोल गोल घूम रही है ना, ऐसे ऐसे। तो इसके पास कौन सी ऊर्जा है, अगर ये यहीं की यहीं मेरे बच्चों गोल गोल घूम रही है तो इसके पास कौन सी ऊर्जा है, इसके पास केवल रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी है। बोलो यस और नो, ठीक है। तो इसके पास जो रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, घूर्णन की गतिज ऊर्जा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होगी। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज के परते लेना है, कुछ नहीं, मैं सिंपल कह रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्वाघूर्ण है, ठीक है, दैट्स इट। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर, बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात को, कमेंट लिखना छोड़ दो अगले आधे घंटे के लिए, हर चीज को बहुत ध्यान से सुनोगे तभी भेजे में जाएगी, और एक बार भेजे में चली गई तो मजा ही आ जाएगा आपको, कभी रटने की जरूरत नहीं है। और पता है ये टॉपिक वो मैं आपको करवा रहा हूं कि जिन्हें अच्छे अच्छे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, उनको लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन बच्चा मैं आपके लिए चीज़ों को बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो बहुत सारे बच्चे समझ में आने के बाद भी इसलिए छोड़ देते हैं कि इसमें तो इतनी कैलकुलेशन है, पेपर में कर ही नहीं पाएंगे, और बात ठीक भी है। अगर नॉर्मल मेथड से करोगे ना, इन्हें जो किताबों में लिखे हुए हैं उनके हिसाब से करोगे, या बाकी जगह जो पढ़ाए जा रहे हैं, इतने लंबे चौड़े मेथड्स जो पढ़ाए जा रहे हैं, भाई वो एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे। तो मैंने आपके कंटेंट को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि मुश्किल चीज़ों को भी आसान और थोड़ी सी मेहनत आपसे करवा के याद रखवाने में डायरेक्टली पेपर में सीधा आप उसको कराओ। तो सुनिए आप मेरी बात अगली, इसलिए मैं कह रहा हूं हर एक बात को ध्यान से सुनना। देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि एक तरफ तो ये वस्तु ऐसे ऐसे ही घूम रही थी, अब ये वस्तु घूमने के साथ साथ ना आगे भी बढ़ रही है, ये वस्तु घूमने के साथ साथ आगे भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनना, जब ये एक जगह पर घूम रही है तो इसके पास रोटेशनल एनर्जी है, लेकिन अगर ये आगे भी बढ़ रही है तो मैं क्या कहूँगा कि रोटेशन के साथ साथ इसके पास एक ट्रांसलेशन की एनर्जी भी है, यानी लीनियर एनर्जी भी है, यानी रैखिक ऊर्जा भी है। भाई घूमने के साथ साथ एक सीधी रेखा में भी तो चल रही है, तो मेरी बात को समझो, अगर ये यहीं यहीं घूम रही है तो इसके पास केवल घूमने की एनर्जी है, और अगर ये घूमने के साथ आगे बढ़ रही है तो इसके पास रैखिक ऊर्जा भी है, लीनियर एनर्जी भी है। आ गए आपको मेरी बात समझ में। तो अगर कोई वस्तु ऐसे कहे कि किसी सरफेस पर लुढ़क रही है, तो मेरे भाई लुढ़कने का मतलब क्या है कि वो गोल 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 ऐसे घूमती हुई आगे बढ़ रही है, मतलब ऐसे घूमती हुई आगे बढ़ रही है, तो उसके पास फिर लीनियर एनर्जी भी हो जाती है, और आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लीनियर मोशन, यानी कि रैखिक गति जो हो जाती है वो 1/2 mv² हो जाती है। तो मेरे बच्चे इसकी जो टोटल एनर्जी है ना, मेरे दोस्त मेरे भाई बहन, इसकी जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन भी हो जाती है, जो कि कितनी होगी 1/2, रोटेशन की हो जाएगी ½ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगी 1/2 mv²। अब देखो मुझे इसको इससे मिलाना है, तो लगभग क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/2 आई की जगह मैं mk² लिख सकता हूँ। मुझे नहीं पता कौन सी वस्तु है, किस अक्ष के परते घूम रही है, इसलिए मैंने जनरली आई ले दिया, और बच्चे ओमेगा की वैल्यू मैं रख दूंगा v/r, तो ये हो जाएगा v² by r²।
तो प्रॉपर फॉर्मूला जो आपका बन जाएगा, अच्छा फॉर्मूला जो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, ये हो जाएगा 1/2 mk² v²/r²। तो यहाँ पर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1/2 mk², ओमेगा की जगह v²/r² प्लस 1/2 mv²। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 1/2 mv² कॉमन ले दूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी मैं इसकी निकाल रहा हूँ, और 1/2 mv² में कॉमन ले दूँ, देखो ये तो पूरा चला जाएगा। अच्छा, इसकी जगह क्या बचेगा, 1/2 चला गया, m चला गया, v² चला गया, तो क्या बचेगा, k²/r² बचेगा, और यहाँ केवल 1 बचेगा। ठीक है, अब अगर मुझे किसी भी वस्तु की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, एक तो उसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगी 1/2 mv², और k और r के रेशियो पर डिपेंड करेगी। और अगर आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाएँ तो हमने पीछे ये चीज़ सीखी है कि k और r का रेशियो कैसे निकलता है। तो वो सिर्फ हमें इतना बोलेगा कि मान लो एक डिस्क है ना, एक डिस्क है और वो लुढ़कती हुई आ रही है, तो डिस्क के लिए k और r की वैल्यू क्या रखोगे। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा रखोगे, तुम रखोगे जो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रही होगी, हमेशा जो उसके केंद्र वाले अक्ष से पास हो रही होगी, क्योंकि जब कोई वस्तु घूमेगी ना तो वो उसी अक्ष के परते घूमेगी जो उसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। जैसे मान लीजिए वो डिस्क का बोल दे, तो मेरे को पता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हमने पढ़ा था डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से जाने वाले अक्ष के परते mr²/2, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है, mk², इससे ये कट जाएगा, तो k²/r² का रेशियो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो 1/2 बराबर k²/r²। मतलब इसका रेशियो मैं सीधा 1/2 लगा दूंगा, अगर मुझे बस वो इतनी सी जानकारी दे दे। बोलो, आ गई आपको बात समझ में, फटाफट से एक बार थम्स अप करिए। तो एक तो क्वेश्चन यहां से वो इस तरीके से पूछेगा। अगला देखो, वो क्वेश्चन आपसे और कैसे पूछ सकता है। अच्छा, मतलब और सुनो ना इसको थोड़ा सा, अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं, देखो मैंने देखा टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है ½ I⍵² प्लस ½ mv²। अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूं, बिल्कुल मान लो मुझे उसने एक डिस्क दे दी, तो मैं क्या करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 रख दूंगा और ओमेगा की जगह v²/r² रख दूंगा। ठीक है, मैं मतलब या तो आप यहां से सॉल्व कर लो, चाहे आप वहां से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। प्लस 1/2 mv² हो जाएगा, r² से r² कट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशन की में ये हो जाएगा आपका, पहले यहाँ 1/2 mv² बना लो, 1/2 mv², और ये कितना बच जाएगा, 1/2 mv², ये बच जाएगा 1/2, और ये बचेगा 1/2 mv²। अब देखो ये कौन सी एनर्जी है, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, और ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन। इसका मतलब अगर आप इसकी परसेंटेज निकालो, अगर मान लो बच्चे आप इसको x कह देते हो, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। मतलब आपसे पूछेगा कि बताइए, अगर कोई डिस्क लुढ़क रही है या कोई वस्तु लुढ़क रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन और रोटेशनल में क्या रिलेशन रहेगा, तो तुम कहोगे कि भैया जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है ना, वो आधी होती है लीनियर के कंपैरिजन में। वो आधी होती है किसके कंपैरिजन में, लीनियर के कंपैरिजन में। तो अब आपसे इससे सवाल कैसे पूछेगा, देखिए क्या हमें हर एक के लिए ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए आप कोशिश करो कि आप सीधा इनको याद रख लो। कैसे याद रख लो, आप ये बोलो कि देखो अगर आप एक रिंग लेते हो या खोखला बेलन लेते हो, तो उसमें ट्रांसलेशन और रोटेशनल का रेशियो 1/2 हो जाएगा, और रोटेशनल और ये है आपकी अच्छा, इसने ना एक बात याद रखना कि ट्रांसलेशनल का मतलब क्या है, जो लीनियर एनर्जी है। ट्रांसलेशन क्या लिखी है इसने, लीनियर लिख रखी है, यानी रैखिक लिख रखी है, रैखिक। और रोटेशन तो रोटेशन है ही, इसको कैपिटल R ही कर देना रोटेशन को, और ये हो जाएगी आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने एक रेशियो की लिस्ट बना दी है कि आप आराम से इन रेशियोज की वैल्यू याद रख लें। अब कैसे याद रखोगे, बस आप इतना याद रखो, देखो ये कितनी आती है, 1/2 mv² ट्रांसलेशनल एनर्जी। रोटेशनल जो आएगी वो भी 1/2 mv² ही आ जाती है एक रिंग के लिए। अगर आप प्रॉपर सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो अगर आप रिंग के लिए रोटेशनल एनर्जी निकालना चाहते हो तो कितनी आ जाएगी भाई, ट्रांसलेशनल तो हम बात कर रहे हैं किसकी, रिंग की, यानी कि वलय की, तो ट्रांसलेशनल कितनी है, ½ mv²।
और रोटेशनल कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई की जगह क्या रख दोगे तुम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना रहेगा, एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जिनको एक साथ ही पूछ रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, पिछली क्लास देखो, मैंने अच्छे से सिखाया है, वी बराबर आर ओमेगा, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आ गई 1/2 एम वी स्क्वायर, बोलो आ गई ना। तो रोटेशनल भी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर ही है। अब टोटल निकालोगे अगर, तो आप कहोगे कि दोनों को जोड़ दोगे, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी एम वी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब टोटल टू रोटेशनल का रेशियो पूछ ले, किसी का भी रेशियो पूछ ले यार, मेरे से पेपर में कुछ भी पूछ ले, अगर वो कहेगा कि बता भाई टोटल टू रोटेशनल का रेशियो, टोटल है एम वी स्क्वायर और रोटेशनल है हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर कट जाएगा, 2 यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 2। टोटल टू रोटेशनल का रेशियो, यहाँ पर शायद एक गड़बड़ हो गई है, के टी क्या लिख रहा है वो, अच्छा के टी है ट्रांसलेशनल, उसने के टी जो है यहाँ पर ट्रांसलेशनल लिखी है, चलो कोई बात नहीं है, इनका मतलब समझ लो। एक मिनट रुक जाओ, इसका मतलब कहीं डिफाइन किया है मैंने कि नहीं, एक मिनट देख लो, देखो रोटेशन के लिए मैंने के आर लिखा है और रैखिक के लिए मैंने ट्रांसलेशन फॉर के टी लिखा है, और टोटल के लिए मैंने खाली के लिख दिया है। तो 3 चीज़ें हैं, के टी और के आर। तो ये है ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल का रेशियो, और ये रोटेशनल टू टोटल का रेशियो है। वो तो आप कैसे भी करके निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मान लो आपसे पूछे कि बता भाई रोटेशनल का और टोटल का रेशियो कितना होगा, तो आप बड़े आराम से निकाल लोगे। ये टोटल टू रोटेशनल का है, अगर रोटेशनल टू टोटल का पूछे तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि 50% हो जाएगी। तो इस तरीके से आपसे इस पर सवाल पूछा जा सकता है। तो जरा बताएंगे कि हाँ जी क्लियर है। उसके अलावा अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो वैसे तो सभी साथियों को क्लियर है, बट अगर नहीं है तो फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। के आर बाई के का 2 आना चाहिए, फिर नहीं, देखो ये असल में के आर बाई के का मतलब हमने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था, ये के टी बाई के आर निकाल दिया है ना हमने, ट्रांसलेशन टू रोटेशनल। इसमें कहीं नहीं पूछा है ट्रांसलेशन टू रोटेशनल, इसमें वो रेशियो हमने बनाया ही नहीं है। देखो एक बार फिर से देख लो, मान के चलो मैं इस टेबल को उठा लेता हूं, मुझे ठोस गोले के लिए देखना है, ठीक है। तो ठोस गोले के लिए कैसे आएगा ये, एक सॉलिड स्फेयर के लिए, ठोस गोले के लिए देखो भैया, रोटेशनल जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम ट्रांसलेशन की कह रहे हैं, जो रैखिक ऊर्जा है, वो तो हमेशा एम वी स्क्वायर ही रहेगी। उसके अलावा जो आप रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी निकालते हो, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगी, और ठोस गोले के लिए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 एम आर का स्क्वायर, और ओमेगा की जगह वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगी हाफ एम वी का स्क्वायर, और कितना बच जाएगा, 2/5 बच जाएगा। ठीक है, अब निकाल लो चाहे कोई सा भी रेशियो। जैसे मान लो मेरे बच्चे आपसे रेशियो पूछ लिया कि बता भाई ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल का रेशियो बता दे, तो ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल का रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ट्रांसलेशनल है 1/2 एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल है 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 2/5, इससे ये पूरा कट जाएगा। अच्छा, ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल का रेशियो कितना आ गया, 5/2 आ गया। कहाँ आया है, एक सेकंड रुक जाओ, कोई मिस्टेक हुई है क्या इसमें, रैखिक आ गई 1/2 एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल आ गई है 1/5, ठीक है। एक सेकंड को, 1/5 आ रही थी, 2/5 आ रही थी, रोटेशनल कितनी हो जाएगी, 2/5 एम आर का स्क्वायर, 2/5 ही होती है ना ठोस गोले के लिए, तो सॉलिड के लिए तो
तो ये पूरी आ जाएगी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, 2/5 ही रहेगी, ठीक है। ये 2/5 होगा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये 2/5 ही रहेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना आप, ये बिल्कुल यही रहेगा 2/5। फिर तो ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी। रोटेशनल टू टोटल का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए रोटेशनल टू टोटल का रेशियो कितना हो जाएगा, यहीं पे निकाल लो। रोटेशनल टू टोटल का रेशियो हो जाएगा आपका, रोटेशनल कितनी है आपकी 1/2 एम वी स्क्वायर और 2/5, और टोटल कितनी है निकालनी पड़ेगी, टोटल तो दोनों को जोड़ के निकालनी पड़ेगी ना। तो टोटल निकालिए 1/2 एम वी स्क्वायर, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 2/5। तो ये हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर, और ये बचेगा 1 + 2/5, 5 एकम 5, 5 और 2 7/5, और 1/2 एम वी स्क्वायर। तो 7/5 का फैक्टर आ जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर और 7/5। इससे पूरा ये कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 2/7 आ जाएगा। तो इसका आंसर रहना चाहिए 2/7, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, कितना आया 2/7। इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसको सही कर लेंगे, फटाफट बताइए कि ठीक है। चलो अब तो मैं कर लूंगा, ये सिर्फ जोड़ घटाना है, बड़ी आसान सी बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला रेशियो आपसे हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें हमने ये निकाल लिया कि अगर कोई भी वस्तु किसी इंक्लाइन प्लेन पर मोशन करेगी तो ट्रांसलेशन और रोटेशनल के हिसाब से क्या क्या एनर्जीज उनके आएंगे और क्या क्या उनके रेशियो होंगे। हाँ टेबल में वो गलत था, मैंने सही कर दिया। अब देखिए अगली चीज क्या पूछी जाएगी, अगली चीज मेरे दोस्त आपसे पूछी जाएगी कि अगर वस्तु, कोई वस्तु इस प्लेन पर गति कर रही है, इस तल पर गति कर रही है, और वो मान लो नीचे आ रही है, ऐसे लुढ़क लुढ़क के नीचे आ रही है, ऐसे 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 यहाँ। तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी बताइए, सबसे नीचे आ जाएगी। इस पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन बताइए, त्वरण बताइए। ये तमाम चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि वेग बताइए और त्वरण बताइए, ठीक है। अच्छा अब तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो भाई मैं आपको मेथड भी बता देता हूं, बाकी पेपर तक मेथड तो याद रहना है नहीं ना, पेपर में इतना समय होता कि तुम ये डेरिवेशन करोगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में इतना समय होगा कि तुम इतनी कहानी पढ़ के देखोगे। इससे अच्छा होगा तुम इनको डायरेक्टली याद करके जाओ कि भाई उसके लिए जो रेशियो होते हैं, या वैल्यू एटलीस्ट याद कर लो कि भाई इतनी इतनी वैल्यू होती है, और फटाफट से इनका रेशियो वहां निकाल सको, ठीक है ना। तो इस तरह से फटाफट से आपको रेशियोज बना लेने हैं। चलो अब ऐसे ही मैं यहां पर दोनों वैल्यू डायरेक्ट भी बता दूंगा, बट उससे पहले जिन साथियों को ये लगता है कि आया कैसे वो देख लो। देखो मुझे आप एक बात बताओ कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अगर दोस्त मैं कहता हूं कि इस बॉल का मास m है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है और इसकी हाइट h है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, mgh होगी, ठीक है। और जब ये लुढ़कना शुरू कर देगी तो यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलनी शुरू हो जाएगी, जो कि दो तरह की काइनेटिक एनर्जी है, जो कि दो तरह की गतिज ऊर्जा है, एक तो रैखिक है और एक घूर्णन की है। और जब ये बिल्कुल नीचे आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, और केवल इसमें क्या बचेगी, केवल इसमें एनर्जी बचेगी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। वो अलग बात है कि वो दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जी है, बट बचेगी तो केवल काइनेटिक एनर्जी ना। तो अगर आप ये देखें कि मान लो कोई ज्योमेट्री है, एक जनरल वस्तु है, वो यहां से यहां नीचे आई, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने कहा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला मैंने निकाला है वो ये निकाला है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² r²। के की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करेगा कौन सी ज्योमेट्री दे रहा है। तो 1/2 एम वी स्क्वायर, ये सिंपल फॉर्मूला है टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने का, 1/2 एम वी स्क्वायर 1 + k² r², 1 + 1/2 एम वी स्क्वायर 1 + k² r²। देखो इनको रटो मत, याद करने की कोशिश करो, नहीं भी होते हैं तो सेकंड्स में निकल जाएंगे। कोशिश तो करो वैसे निकालने की जरूरत ना पड़े पेपर में, बट फिर भी एक बार को अगर आप भूल जाते हैं तो ये यूं निकल जाएंगे यार, फटाफट से इनकी डेरिवेशन हो जाती है। अच्छा
ये तो हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। और हम ये मान रहे हैं कि यही पोटेंशियल एनर्जी नीचे तक आते आते काइनेटिक एनर्जी में बदली, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है यही आपकी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। ठीक है, यानी कि m से m कट जाएगा। और अगर आप यहां से v की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, देखो ये पूरा अपॉन में आ जाएगा, gh अपॉन में 1 प्लस k का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर बराबर v का स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर बराबर ये आर स्क्वायर यहाँ पहुँच जाएगा और एक ऊपर आ जाएगा, तो gh r का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट लोगे जब तो ये हो जाएगा v बराबर, देखो ये सब तो अंडर रूट में चले जाएंगे, कौन कौन, gh अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, और ये अकेला आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, ये हो जाएगा इसका वेग। तो बेहतर होगा आप वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लें कि भाई वेलोसिटी कितनी होती है, या फिर आप मतलब कितना कहीं से कहीं भी याद रख लो। आप चाहो तो यहाँ से भी छोड़ सकते हो कि भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला भैया कितना आ जाएगा, यहाँ से सारे के ऊपर अंडर रूट ले दो कि gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चाहे यहाँ याद रख लो चाहे यहाँ याद रख लो, नहीं भी याद रखना चाहते हो, आप कहते हो यार भैया मुझे तो इसे बनाने में सेकंड्स लगते हैं, मैं इतना नहीं रटूंगा, मैं तो फटाफट से इसको कर दूंगा। ठीक है, दो कहाँ भूल गया, अच्छा दो भी आएगा, कोई बात नहीं, दो भी लगा देते हैं, तो दो यहाँ आ जाएगा 2gh, यहाँ हर जगह 2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बताने के लिए, है ना। तो मतलब आपको अगर लगता है यार आपको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा है, भैया मुझे तो ये तरीका आसान लगता है, वैसे मैं तो इस वाला आदमी हूँ, कुछ चीज़ों को मैं डायरेक्टली याद कर लेता हूँ जिनकी बड़ी बड़ी डेरिवेशन होती हैं, जिनकी डेरिवेशन छोटी होती है उनको डेरिवेशन के थ्रू याद रखो, उनको रटना भी ठीक नहीं है। अब ये आपकी क्षमताओं पे निर्भर करता है कि आपको डायरेक्टली रटना है या सॉल्व करना है। तो मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया और सॉल्व करवा के भी बता दिया, ठीक है। अब बताइए भाई, क्लियर है? अब देखिए आर स्क्वायर और के स्क्वायर की भी तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं भाई। दीपक अभी तक आप लोगों की, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो अंडर रूट की नॉलेज ठीक नहीं है। देखो मेरे दोस्त, अंडर रूट तब बाहर निकलता है जब वो सेपरेट होता है, अगर वो किसी के साथ प्लस में है तो बाहर नहीं निकलेगा। मतलब अगर आप ये कह रहे हो वी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका अंडर रूट कट जाएगा, तो आप बहुत गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। प्लस में अंडर रूट कभी भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये बस इतना लिख सकते हो आप इसको कि v बराबर अंडर रूट, पूरे के ऊपर अंडर रूट आएगा, एक होल के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए आगे पूछेगा आपसे कि बता भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैं आपको फिर से वही एक्सेलरेशन एक बार निकलवा के भी बता देता हूं कि क्या होगा। ये एक बॉडी है और ये किसी ऐसे प्लेन पर आगे जा रही है जिसका यहां से एंगल है थीटा। ये इसकी जो दूरी है ये मान लो s है, इसके द्वारा तय की गई दूरी s है, और ये वाली हाइट कितनी है, h है, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, एंगल कौन सा लेता है वो, सॉरी एंगल ये नहीं होगा, एंगल होगा ये वाला थीटा, ये वाला एंगल आपको दिया जाएगा थीटा, या जो भी एंगल दे व्हाट्स एवर द एंगल, कोई इशू नहीं है, हम ये याद रखेंगे। हमें ये भी देगा तो हम अपने लिए ये निकाल लेंगे एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये h है और ये s है, तो s की फॉर्म में h क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा रिलेशन लगेगा, अगर मैं रिलेशन लगाऊं, मुझे ये और ये लाना है, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपोटेनियस, यानी कि ये है आपका लंब और ये है कर्ण, तो साइन का रिलेशन लगाऊंगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, h बटे s, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की फॉर्म में आ जाएगी s साइन थीटा, मैंने इसको इसकी फॉर्म में बदल लिया, ये आ गई s साइन थीटा। फिर से वही, भैया ये एंगल दे दिया हमें पेपर में, तो तुम्हें याद रखना है कि हमने, हमारा जो थीटा है फॉर्मूले में वो ये है, ये दे तो तुम ये निकाल लेना, बड़ी आसान सी बात है। ये 30 डिग्री दे देगा तो 90 और 30 कितने हो जाएंगे, 120, 180 में से घटा देना, ये 60 आ जाएगा, बड़ी आसान सी बात है ना। बस तुम्हें याद रखना है कि हमारा एंगल ये था। अब मेरे भाई आप इसको देखो, हमें दे दिया h बराबर s साइन थीटा, चलो बड़ी अच्छी बात है।
अब फिर से वही हम एक रिलेशन लगा देंगे और मुझे बताओ इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। तो अगर मैं इस बॉल के लिए यहाँ से यहाँ तक आने में ये देखूं कि इसने कितनी दूरी तय की है, तो वो s है, और मैं कहता हूं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, तो इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखो u की वैल्यू क्या है, मैं मानता हूँ वो रेस्ट से शुरू हो रही है, तो v स्क्वायर की पूरी वैल्यू हमने निकाली हुई है। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली हुई है, डायरेक्टली या तो चलो v की वैल्यू से लगा दो या v स्क्वायर से लगा दो, एक ही बात है ना। तो इसकी वैल्यू कहाँ गया भाई, कहाँ सॉल्व कर रहे थे हम, यहाँ लगा दो। v स्क्वायर की वैल्यू क्या लगा दोगे, उससे स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, अंडर रूट हट जाएगा, 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अरे वो v की वैल्यू है, मैं v स्क्वायर की लगा रहा हूँ तो अंडर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 2as। क्या अब आप यहाँ से a की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये कट जाएगा और s नीचे आ जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी gh अपॉन s इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये लो हो गई, है ना। अब तुम h की जगह क्या लगा सकते हो, h की जगह तुम s साइन थीटा लगा सकते हो, h की जगह s साइन थीटा लगा सकते हो, एक s है तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, s से s कट जाएगा और a बराबर कितना हो जाएगा, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें लगता है मेरे को ये कैलकुलेशन बहुत आसान लगती है और मैं फटाफट इनको निकाल सकता हूँ, तो आप इनको निकाल भी सकते हैं, जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उदय भाई थोड़े थोड़े से आपके बेसिक कमजोर हैं, आपने शायद या तो रिवाइज नहीं किया, अभी पीछे भी आप पूछ रहे थे कि v बराबर आर ओमेगा कहाँ से आया, अभी आप पूछ रहे हैं थीटा के सामने वाली भुजा रखना पड़ता है। तो एक बार फिर से ना क्लास के बाद में अच्छे से देख लेना कि ट्राइंगल में थीटा के लिए क्या लेना पड़ता है, साइन थीटा के लिए क्या होगा, कॉस थीटा के लिए क्या होगा, वो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। उसके अलावा आगे तीसरी चीज तुमसे पूछेगा कि बताओ एक्सेलरेशन हो गया, फिर पूछेगा कि इस वस्तु को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, यहां से और यहां तक आने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो आप देखिए यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर लूंगा, v बराबर u प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0 है और t बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से t बराबर हो जाएगा v बाई ए। मेरे पास v की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, जब मैं पुट कर लूंगा तो मेरे को ये फॉर्मूला मिल जाता है। अब चाहे तुम डिवाइड कर करके देखते रहना। सवाल लैंग्वेज में रहेगा, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछेगा या वैल्यू देके न्यूमेरिकल पूछ लेगा। आपसे कहेगा कि इंक्लाइन प्लेन पर नत समतल पर इतने एंगल पर कोई वस्तु इतनी ऊंचाई से गिर रही है, रिंग दे दिया तो आपको निकालना पड़ेगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो कितना हो जाएगा। या मान लो आपको दे दिया कि गोला है, तो गोले के लिए आपको पता है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर होता है और जनरल फॉर्मूला हमारे पास एम के स्क्वायर होता है, एम से एम कट जाता है तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का जो रेशियो है वो 2/5 आ जाता है ना। तो के स्क्वायर आर स्क्वायर का रेशियो 2/5 पुट कर दोगे यहाँ पे सीधा सीधा, इस तरीके से आपको कर देना है। तो बताइए ठीक है भैया जी, मैं तीनों चीज़ें निकाल लूँगा, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी और नीचे तक आने में टाइम भी। ठीक है, अब देखो आपसे यहाँ एक बहुत प्यारा सवाल पूछेगा और अगर आपको जितना अब तक मैंने कराया है उतनी क्लैरिटी नहीं है तो डेफिनेटली बच्चा कंफ्यूज होगा। भाई मैंने क्या देखा मैंने ये देखा है, आप चाहे जो फॉर्मूला देखो, चाहे आप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, उसमें भी 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर नीचे आ रहा है। बेसिकली आप के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पे फोकस करिए, ये नीचे आ रहा है।
एक्सेलरेशन में भी ये नीचे आ रहा है और टाइम में भी ये नीचे आ रहा है। अच्छा, टाइम में ऊपर आ रहा है के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, एक्सेलरेशन का भी इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन टाइम का डायरेक्ट रिलेशन है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि देखो, जिन बॉडीज के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर ये रेशियो ज्यादा हुआ, जिन वस्तुओं के लिए, अभी मैं बताऊंगा किन के लिए ज्यादा होगा, जिनके लिए ये ज्यादा होगा उनके लिए v की वैल्यू कम होगी। अगर ये वैल्यू ज्यादा हुई तो उनके लिए एक्सेलरेशन भी कम होगा, लेकिन ये ज्यादा होगा तो उनके लिए टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब कि अगर किसी वस्तु के लिए ये रेशियो कम है तो उसकी स्पीड कम है, उसका एक्सेलरेशन कम है, और जब वस्तु की स्पीड ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा ही लगेगा उसे ऊपर से नीचे तक आने में। अगर वो धीमे चल रही है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब बात आता है कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो किसके लिए कम होगा, किसके लिए ज़्यादा होगा। देखिए, वो कुछ भी कह के आपको दे सकता है। वो बोलेगा कि मान के चलिए इस इंक्लाइन सरफेस पर एक बार एक सॉलिड स्फेयर रखा जाता है और एक बार एक होलो स्फेयर रखा जाता है, ठीक है। या चलो मैं इसको अलग ही ले लेता हूं। एक सॉलिड स्फेयर है और एक होलो स्फेयर है। तू यहां आ जा भाई। ये सॉलिड है, सॉलिड स्फेयर यानी कि ठोस गोला, और ये होलो स्फेयर है यानी कि खोखला गोला। आपसे पूछा जाएगा दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा, बताओ कौन पहले पहुंचेगा। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों के लिए ना के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं। सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, जनरल फॉर्मूला एम के स्क्वायर होता है, इससे ये कट जाएगा, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 2/5, ठीक है। या इसको और सॉल्व करो, 5 दूनी 10, सॉरी 5 चौके 20, 0.4 आ गई। होलो स्फेयर के लिए सॉल्व करोगे तो खोखले के लिए क्या होती है, 2/3 एम आर स्क्वायर और एम के स्क्वायर, एम से एम कट जाएगा, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा 2/3, और 2/3 का मतलब 0.67। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर टाइम की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के, तो जिसके लिए ये रेशियो ज़्यादा होगा उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा किसके लिए है, ज़्यादा है होलो के लिए, और इसके लिए कैसा है, खोखले के लिए ये कम है। तो होलो स्फेयर को ज़्यादा टाइम लगेगा, खोखले गोले को नीचे तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा देन सॉलिड स्फेयर, देन ठोस गोला। या वो अलग अलग दो ज्योमेट्री के कंपैरिजन करा देगा, बोल देगा कि भाई देख, ये ना एक रिंग है, ये एक वलय है, रिंग है रिंग, ये है एक रिंग वलय, और एक रखा हुआ है होलो स्फेयर खोखला गोला, दोनों की रेडियस सेम है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर एम के स्क्वायर, एम से एम कट जाएगा, इसका तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो ही 1 होता है, इसका 1 आया, इसका 0.67 आया। तो जिसके लिए ये रेशियो ज़्यादा है उसके लिए टाइम की वैल्यू भी ज़्यादा लगेगी, यानी कि इसको पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा देन होलो स्फेयर। अब बताइए, आपको बात समझ में आ गई है कि हम इसको रटेंगे नहीं, ये तो किसी भी ज्योमेट्री का किसी भी ज्योमेट्री से कंपैरिजन दे सकता है। तो फटाफट से बताओ, हाँ जी क्लियर है। यार हरीश बाबू बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, बाकी जिनका अब तक एग्जाम में पूछा गया है, कुछ का मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने लैंग्वेज में लिख दी हैं, जो भी मैंने आपको बताया कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का मान कम होगा तो वेग और त्वरण अधिक होगा और समय जो है कम लगेगा, वो सारी चीज़ें लैंग्वेज में लिख दी हैं। और उसके अलावा मैंने यहाँ देखो ये सब लिख दिया है कि सॉलिड के लिए, होलो के लिए किसके लिए ज़्यादा होगा। तो आपने देखा कि ये खोखले के लिए ज़्यादा आता है और सॉलिड के लिए कम आता है, ठोस के लिए कम आता है, ठीक है ना। अब इंस्टा आईडी का क्या करना है भैया, भैया इंस्टा आईडी का क्या करना है रे। ये सब मैंने लिख दिया है, किसके लिए मैक्सिमम होगा किसके लिए न्यूनतम, मतलब गोले के लिए और वलय के लिए कंपैरिजन करा दे, रिंग के लिए और होलो स्फेयर के लिए, तो वो दिख जाएगा। इंस्टा आईडी मेरे नाम से ही सर्च कर लेना ना, SDO धर्मेंद्र भाटिया RW ऐसे सर्च कर लेना। बताओ बताओ, सबको दिखता है, सबका कमेंट दिखता है भाई, ऐसा बात करते हो पल्लवी गुड़िया, ऐसे मत कहो कमेंट नहीं दिखता है, सबका कमेंट दिखता है, टाइम का पता ही नहीं चलता ना यार, सच में मतलब इतना मज़ा आता है ना इन चीज़ों में।
ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखो, वैसे मैंने बस एक टेबल ये बनाई है, आप चाहें तो इसको याद कर लेना, या आप चाहें तो इसको डायरेक्टली बना के देख सकते हो वहां। जैसे आपसे पूछेगा कि बताओ अगर एक वलय है, मतलब रिंग है, तो रिंग के लिए पूछ लेगा बताओ वेग कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, समय कितना लगेगा, तो वो तो आप डायरेक्टली वैसे भी वैल्यू रख के देख सकते हो। जैसे मान लो आपसे पूछ ले रिंग के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो तुम कहोगे भैया जी, अगर तुम बात करोगे रिंग के लिए, वलय के लिए, जिसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू ही 1 होती है, और हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था 2gh अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सबसे नीचे पहुंचते समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो 2gh अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2gh अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा gh। देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू अंडर रूट gh। अच्छा सॉरी, अंडर रूट में था ना ये, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, अंडर रूट 2gh, ठीक। इसके अलावा आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, मैंने डायरेक्टली भी दिया हुआ है, बट आप चाहो तो सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बहुत तोप चीज़ नहीं है। एक्सेलरेशन बराबर जी साइन थीटा 1 ओवर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और एक 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी g/2 साइन थीटा। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आप चाहें तो थोड़ा दिमाग लगा के इनको निकाल सकते हैं। g/2 साइन थीटा, अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाहें तो यहाँ भी 1 रख देना, पूरा टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है, सभी को क्लियर है? सर आप ड्यूटी भी करते हो और पढ़ाते भी हो। देखो दोस्त, मैं आपको बताऊं शोभित भाई, कि एक मुझे बात याद आ रही है, सर कलाम की बात है। अच्छा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी ज्योमेट्री के लिए निकाल लोगे ना, ये सारी ज्योमेट्री का मैंने लिख दिया है, ठोस गोले का, खोखले गोले का, बाकी आप उसको निकाल के देख लेना। अच्छा इसको करना जरूर है ना, घर जाके बेटा लिख लिख के करना जरूर, और इस टेबल में कोशिश करना कि ज़्यादा चीज़ें रटना मत ना। तो दो तरह की टेबल हमने पढ़ी हैं आज, एक रोटेशनल ट्रांसलेशन और लीनियर एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का, और एक हमने पढ़ा है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रेशियो। यहाँ से एक सवाल आ ही जाता है, आपको ज़रूरत है कि आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ इस भाई की बात पर, जिन्होंने कहा कि भैया जी आप ड्यूटी भी कर लेते हो और पढ़ा भी लेते हो। मैंने एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी का, वो मेरे आदर्श हैं। तो एक बच्चे ने उनसे पूछा कि सर एक बात बताइए कि काम में मन कैसे लगे। काम होता नहीं है, 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, या कोई काम किया 3-4 घंटे, फिर मन ना लगता नहीं है उसमें। तो कलाम जी ने कहा कि आप वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप वो करो जिसमें आपकी रुचि हो। तो बच्चे ने पूछा कि सर ये कैसे पता लगेगा कि मेरी इस काम में रुचि है, मतलब बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं लग पाता कि मेरा किस काम में इंटरेस्ट है। तो कलाम जी ने ना एक बहुत प्यारा जवाब दिया, और वाकई मेरे दिल को छू गया वो जवाब। क्या जवाब था? उन्होंने कहा कि आपकी हमेशा, अगर आपको पता करना है कि मेरी किस काम में रुचि है, मेरी किस काम में इंटरेस्ट है, तो आपको क्या करना है, आप ये देखो कि क्या उस काम को आप लगातार 24 घंटे तक कर सकते हो। मैं दोबारा से रिपीट करूं, एक बच्चे ने पूछा कि सर मुझे कैसे पता लगे कि मेरा किस काम में इंटरेस्ट है। कलाम जी से पूछा, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, बट वो कह रहा है मुझे यही नहीं पता मेरा किस में इंटरेस्ट है। तो कलाम जी कहते हैं उससे कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट पता करने के लिए तुम ये देखो कि क्या तुम उस काम को 24 घंटे तक कर सकते हो, लगातार 24 घंटे तक कर सकते हो। अगर तुम्हें उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ जाए, मान लो तुम दोस्तों के साथ हर दिन खेलने जाते हो, बट अगर वो काम है और उसके लिए तुम खेलने को ऐसे ही छोड़ दोगे, छोड़ो यार आज खेलेंगे नहीं, इस काम को ही करना है, या मान लो कुछ भी चीज़ तुम्हें ऐसे ही सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए, कोई भी इंजॉय सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, अपने मन से तुम उस काम को कर सको, तो वो तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग काम है। मतलब जिसको तुम, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ तो ऐसा नहीं है कि तुम भूखे या प्यासे रह के कोई काम कर सकते हो, बट मान लो तुम्हें भूख लगी है और पता है खाना अभी आधा घंटे बाद मिलेगा, 1 घंटे बाद मिलेगा, लेकिन फिर भी तुम उस काम को कंटिन्यू रख सकते हो। तुम्हें प्यास लगी है लेकिन पता है पानी 10 मिनट बाद मिलेगा, लेकिन फिर भी तुम उस काम को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये परिभाषा है कि वो काम तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग है। तो बेटा मैं मानता हूँ कि देखो मेरी जो शेड्यूल है ना, वो सुबह 6 बजे से शुरू होता है और रात 11 बजे ख़त्म होता है। उसमें मुझे अपने लिए बहुत कम टाइम, ना के बराबर टाइम मिल पाता है, नहीं भी मिल पाता है। कहाँ मिल पाता होगा आप सोचेंगे, सीधा उठते ही क्लास है और फिर क्लासों के बाद ही सोना होता है तुरंत।
तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होता है मैनेज करना, बट क्यों मैं कर पा रहा हूँ, क्यों ये हो पा रहा है, क्योंकि मेरा दोनों ही चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। मेरा टीचिंग में भी शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी तो चाहता तो मैं टीचिंग को छोड़ सकता था, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हाथ पकड़ लिया था ठीक ठाक। लेकिन टीचिंग में ना मतलब एक ऐसा है कि बच्चों से बहुत ज़्यादा ना जुड़ाव था, और शायद आपको पता हो ना पता हो, डिफेंस चैनल का कार्यभार भी अंकित भाटी सर के द्वारा मुझे ही दिया गया है। वो इसलिए कि डिफेंस चैनल की शुरुआत मतलब अंकित भाटी सर के सानिध्य में मुझसे ही हुई थी। तो उन्होंने, मेरा भी एक बिल्कुल ना दिली जुड़ाव है, जैसे डिफेंस चैनल अपना जो है ना, मैं उसको ऐसे मानता हूँ कि मैंने एक बहुत छोटे पौधे के रूप में देखा उसको पेड़ बनते हुए। तो कह सकते हैं ना कि जो माली किसी छोटे से पौधे को पेड़ बनते हुए देखेगा वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो बस ये मान लो कि ये लगाव है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। चलिए बच्चों, अब अच्छे से रिवाइज करके आना, रोटेशनल मोशन खत्म हो चुका है। कल हम नए चैप्टर पर चलेंगे अपना, और नया चैप्टर होगा हमारा ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो बच्चों मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा।